मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी यूनिट चल रही थी सेकंड, और यूनिट सेकंड थी अपनी केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, और इसमें हम पढ़ रहे थे कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इन दोनों के एग्जांपल्स और इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थे, अणु कक्षक आरेख, वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन पढ़ेंगे किसके अंदर, वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत और अणु कक्षक सिद्धांत यानी एमओटी। वीबीटी था एमओटी में कंपैरिजन, इन दोनों में तुलना करेंगे, तो अपने हेडिंग रहेगी यहाँ पे कंपैरिजन इन बिटवीन संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी एंड एमओटी अणु कक्षक सिद्धांत। तो तुलना करेंगे तो हम यहाँ पे इनकी क्या करेंगे, समानता, क्या क्या दोनों में, इन दोनों थ्योरी या सिद्धांतों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानताएं हैं, उनके बाद में इन दोनों सिद्धांतों में क्या क्या असमानताएं हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन में फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे सिमिलरिटीज, क्या क्या समानताएं रहेंगी एमओटी और वीबीटी वाले में, वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे। तो इन दोनों के अंदर जो कंपैरिजन रहेगी वो देखें, दोनों ही सिद्धांत क्या मानते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स या परमाणु कक्षक आपस में मिलकर के अणु कक्षक बनाएंगे, या जब दो परमाणु आपस में मिलकर के किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो मॉलिक्यूल में दोनों एटम के बीच यहाँ पे कोवलेंट या सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो पहली जो सिमिलरिटी है, पहली समानता वो रहेगी इसमें कि वीबीटी और एमओटी दोनों ही सिद्धांत ये मानते हैं कि परमाणुओं से अणु बनते समय अणु में दोनों परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट सिमिलरिटी होगी। सेकंड सिमिलरिटी क्या रहेगी कि वीबीटी और एमओटी दोनों ही सिद्धांत ये मानते हैं कि जब परमाणु कक्षकों के बीच में अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होती है, तो इनकी सिमेट्री समान होनी चाहिए, और साथ में इनकी एनर्जी है वो लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो दूसरी समानता में क्या रहेगा कि वीबीटी और एमओटी दोनों ही सिद्धांत ये मानते हैं कि आपस में ओवरलैपिंग या अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की सममिति समान तथा उनकी ऊर्जा है वो लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड सिमिलरिटी समानता क्या रहेगी कि दोनों ही सिद्धांत क्या मानते हैं कि जब दो परमाणुओं से या दो परमाणु कक्षकों से मिलके अणु या अणु कक्षक बनते हैं, दोनों परमाणुओं की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, वो अणु में दोनों परमाणुओं के मध्य में या बीच में एकत्रित हो जाता है। परमाणु या परमाणु कक्षकों से अणु या अणु कक्षक बनते समय परमाणु या परमाणु कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, या फिर इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूल बनने के बाद मॉलिक्यूल में दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में उपस्थित या प्रेजेंट हो जाते हैं। फोर्थ सिमिलरिटी क्या रहेगी, फोर्थ सिमिलरिटी ये रहेगी इसके अंदर कि दोनों ही सिद्धांत वीबीटी और एमओटी ये मानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर डायरेक्शनल करैक्टर पाए जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल करैक्टर पाए जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्शनल करैक्टर या दिशात्मक गुण का मतलब क्या रहेगा, मतलब ये रहेगा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके आपस में जब ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उस ओवरलैपिंग के ऊपर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन यानी किस दिशा से वो एक दूसरे के पास में आकर के ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो उस दिशा का प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब परमाणु कक्षक हैं उनमें डायरेक्शनल करैक्टर है वो पाया जाता है। ये रहेगी इसकी फोर्थ सिमिलरिटी। चार समानताएं वीबीटी और एमओटी सिद्धांत के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद में समानताओं के बाद में डिसिमिलरिटी आ जाएंगी। ये थी समानताएं एमओटी और वीबीटी थ्योरी में। उसके बाद में सेकंड आ जाएगा इसके अंदर डिसिमिलरिटी, हिंदी में बोल देंगे हम इसको असमानताएं।
असमानताएं यहाँ पे कौन कौन सी रहेंगी? तो इसमें देखो पहली असमानता वीबीटी और एमओटी थ्योरी में क्या रहेगी? एमओटी थ्योरी के अनुसार तो क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा किसमें माना जाता है? एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत में ये माना जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रेखीय संयोग द्वारा या एलसीएओ मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस मेथड के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है और इसी से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। ऐसा मानता है एमओटी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो ऐसा मानता है। ठीक है, तो दूसरी पहली असमानता के अंदर एमओटी तो ये मानता है, वीबीटी क्या मानता है कि कैसे बनते हैं मॉलिक्यूल? तो वीबीटी ये मानता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के आपस में युग्मित होने से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। दोनों में असमानता होगी। एमओटी ने बोल दिया था कि परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से अणु कक्षक या अणु बनेंगे, जबकि वीबीटी ने क्या बताया कि परमाणु कक्षकों में उपस्थित जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आपस में ओवरलैपिंग या अति व्यापन करने से वहां पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा मानता है वीबीटी सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में दूसरी असमानता क्या रहेगी कि एमओटी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तो ये मानती है कि जब परमाणु कक्षक आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे तो वे परमाणु कक्षक अणु कक्षक में कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, यानी कि अणु कक्षक बनने के बाद में परमाणु कक्षकों की जो आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, वो समाप्त हो जाती है। जबकि वीबीटी क्या मानता है कि परमाणु कक्षकों से मिलकर अणु बनने के बाद भी परमाणु कक्षक है वो अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, उसको बनाए रखते हैं, अर्थात इनकी पहचान समाप्त नहीं होती है। तो सेकंड डिसिमिलरिटी में क्या लिखेंगे कि अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षकों से अणु बन जाने के बाद में परमाणु कक्षक अपनी पहचान खो देते हैं या पहचान समाप्त हो जाती है, जबकि संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षकों से अणु कक्षक बनने के बाद भी उनकी पहचान बनी रहती है, अर्थात उनकी पहचान है समाप्त नहीं होती है, जबकि इनमें क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये रहेंगी इनके अंदर वीबीटी और एमओटी की कंपैरिजन हो जाएगी। ठीक है, एक और इसमें देखो क्या आ जाएगी कि एमओटी के अनुसार तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीसेंट्रिक होते हैं, यानी उनमें एक से अधिक सेंटर पाए जाएंगे, बहुकेंद्रकीय होते हैं। जबकि वीबीटी के अनुसार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं? मोनोसेंट्रिक होते हैं। क्योंकि वीबीटी क्या मानता है कि परमाणु कक्षक आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, उस मॉलिक्यूल में केवल एक ही सेंटर होगा, केवल एक ही केंद्र होगा। तो वीबीटी है वो अणु कक्षकों क्या मानती है? एक केंद्रिक या मोनोसेंट्रिक मानती है। जबकि एमओटी है वो मानती है कि अणु बनने के बाद भी सभी परमाणुओं के नाभिक उसमें उपस्थित रहेंगे, और सभी परमाणुओं के नाभिक हैं तो बहुत सारे सेंटर बन जाएंगे अलग अलग, नाभिक कोई सेंटर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो एमओटी के अनुसार तो अणु कक्षक कैसा होता है? पॉलीसेंट्रिक होता है, बहुकेंद्रकीय होता है। जबकि वीबीटी के अनुसार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं? मोनोसेंट्रिक या एक केंद्रकीय होते हैं। ये रहेगी इसमें कंपैरिजन एमओटी और वीबीटी में समानताएं और असमानताएं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना एमओटी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं में बहुकेंद्रकीय बंधन, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों में बहुकेंद्रकीय बंधन। ये रहेगी इसकी हिंदी। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि अपन इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें
सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, अर्थात जिनके वे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स माना जाता है या कहा जाता है। तो वे कंपाउंड्स जिनके सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के, जैसे AlCl3 है, Bf3 है, ये सारे इसके क्या माने जाएंगे, एग्जाम्पल है वो माने जाएंगे। अब हम इसमें Bf3 का एग्जाम्पल लेकर के, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि बोरोन इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, तो बोरोन के ऑक्टेट या बोरोन के वैलेंस सेल में यहाँ पे केवल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, होने चाहिए 8, तब हम कहेंगे कि Bf3 क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में बोरोन है वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, मल्टीसेंट्रिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये होगा यहाँ पे मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, जिसे हम Bf3 बोरोन के एग्जांपल से यहाँ पे समझेंगे। सेम वैसा ही AlCl3 में आप लिख सकते हो, जैसे Bf3 वो अकेला तो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है Bf3, या फिर हम इसकी एग्जांपल BH3 का भी लिख सकते हैं। BH3 को क्या बोलते हैं, हम बोरेन बोलते हैं, बोरोन का हाइड्राइड बोरेन कहलाता है। देखो सबसे छोटा हाइड्राइड है, सबसे सिंपल हाइड्राइड बोरोन का BH3 बोरोन रहेगा, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, इस कारण से BH3 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के क्या करते हैं, डाइमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा, द्विलकीकरण अभिक्रिया के द्वारा एक डाइमर बनाते हैं B2H6, जिसका नाम रहेगा डाइबोरेन। अब यहाँ पे जो मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग है वो किस में पाई जाएगी, डाइबोरेन में पाई जाएगी। तो बोरोन का सबसे सिंपल हाइड्राइड रहेगा बोरोन, लेकिन बोरोन में केंद्रीय परमाणु बोरोन का बोरेन है, इसमें केंद्रीय परमाणु बोरोन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 6 इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरेन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में डाइमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा डाइमर या द्विलक बनाते हैं, जिसका नाम रहेगा डाइबोरेन। अब इस डाइबोरेन में पाई जाएगी मल्टीसेंट्रिक बॉन्डिंग, किस प्रकार से रहेगी वो देखिए आप। इसमें ये होता है कि बोरोन, दूसरा बोरोन, ये ठीक है, बोरोन की वैलेंस, बोरोन दोनों से क्या जुड़े होते हैं, दोनों बोरोन से दो दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं, ये यहाँ पे जुड़ गया, ये वैसे बोरोन का जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1 रहेगा, 1s2 2s2 2p1 आ जाएगा इसके अंदर। अब यदि इसके अंदर हम ये लिखें कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चल गया तो ये ऐसे बनेगा, ये था पहले, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल गया, ठीक है। तो अपन बनाते हैं कि बोरोन का एक तो क्या है S कक्षक है और दो क्या है ये p कक्षक है, तीसरा खाली, एक इसका p कक्षक, दूसरा इसका p कक्षक, तीसरा इसका p कक्षक और चौथा इसका यहाँ पे है s कक्षक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास एक तो इसमें है, एक इस p कक्षक में और एक इस p कक्षक में। अब दूसरे बोरोन के भी हम यहीं पे बना देंगे, देखो उसमें भी सेम यही रहेगा, बोरोन है, इसके पास भी एक p ऑर्बिटल, दूसरा p ऑर्बिटल और तीसरा p ऑर्बिटल और चौथा इसके पास क्या है, एक s ऑर्बिटल है। तो इसके दो p ऑर्बिटल्स में और एक s ऑर्बिटल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक s में दो p में हो गया। अब इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, B2H6 में 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, उसके पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन क्या होता है 1s1 होता है हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन है वो अपने 1s1 की सहायता से यहाँ जुड़ गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया अपने 1s1 के द्वारा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया 1s1 के द्वारा, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो हो चुका है। अब बच गए दो हाइड्रोजन, 6 थे ना इसमें, B2H6 डाइबोरेन के मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन थे, उसमें से 4 हाइड्रोजन है वो जुड़ करके नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, टू सेंटर का मतलब है बोरोन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है तो दो सेंटर हो गया, एक तो इसका और एक ये, टू सेंटर हो गया, दो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, तो
तो इस बॉन्ड का नाम रहेगा नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं उन सभी बॉन्ड्स में दो इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बनते हैं। दो एटम के बीच में, दो सेंटर के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों से बनेंगे। तो नॉर्मल होता है तो कि नॉर्मल बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, दो सेंटर या दो एटम के बीच में बना है। तो ये भी नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी ऐसा ही है। ये भी टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और ये भी क्या है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब बच गए इसके अंदर कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम है वो बच गए। और दोनों हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दोनों के पास में। तो क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन तो अपना 1s1 एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन अपना 1s1 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ आ जाएगा। अब देखो इस एक बोरोन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक और दूसरे बोरोन का रिक्त पी कक्षक, ये तीनों आपस में ओवरलैपिंग करके यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। 3 सेंटर हो गए, तो ये बोरोन का सेंटर हो गया, सेकंड हाइड्रोजन हो गया सेंटर के रूप में, थर्ड ये बोरोन हो गया। 3 सेंटर हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन तो एक इस बोरोन का है, एक हाइड्रोजन का है, ये वाला तो वैकेंट ही है। तो दो इलेक्ट्रॉनों की सहायता से यहाँ पे क्या किया है हमने, एक बॉन्ड बनाया है जिस बॉन्ड में हाइड्रोजन एटम है वो ब्रिज या सेतु के रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो बॉन्ड बना है, ब्रिज बॉन्ड बना है, वो कैसा है, 3 सेंटर, 3 केंद्र के बीच में है, इलेक्ट्रॉन इसमें केवल 2 हैं, इसलिए इसका नाम रहेगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसे इसमें देखो, अब इस बोरोन का तो क्या लेना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला पी कक्षक लेना है, इस बोरोन का रिक्त कक्षक लेना है, इस प्रकार से शो कर देंगे इसको इलेक्ट्रॉन वाले को। और हाइड्रोजन का क्या है, एक 1s1 वाला कक्षक लेना है, ये भी इसी प्रकार से क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ भी क्या बन रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 1 2 3, 3 सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरा हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है। आगे समझ में? तो ये भी क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब देखो इसके अंदर मल्टी सेंट्री का मतलब इलेक्ट्रॉनों की तुलना में सेंटर की संख्या ज्यादा है। यहाँ तो सेम सेम थी दोनों में, यहाँ पे सेंटर की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इस कारण से इसको कहा जाता है मल्टी सेंट्रिक बॉन्डिंग, बहु केंद्र के बंधन। ये बनने के बाद में देखो क्या होता है। अब इसको हम नॉर्मल किस प्रकार से स्ट्रक्चर शो करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, बोरोन BH, ये क्या है BH। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे दो, वो सॉरी ये हो जाएगा डाइबोरेन। तो ये जो चारों हाइड्रोजन होते हैं ना, जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो उसी प्लेन में होते हैं जिस प्लेन में दोनों बोरोन एटम प्रेजेंट होते हैं। जबकि ये जो ब्रिज वाले दोनों हाइड्रोजन एटम होते हैं वो बोरोन वाले तल में नहीं होते, वो बोरोन और इन चारों हाइड्रोजन वाला एक तल है ना, उससे ये वाला हाइड्रोजन तो ब्रिज बॉन्ड बनाते हुए इस तल के ऊपर रहेगा, प्लेन के ऊपर वाले प्लेन में रहेगा, और ये नीचे वाला ब्रिज बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो इनके, ये वाला जो प्लेन बनता है इनके प्लेन से नीचे वाले प्लेन में रहता है। ये पांचों, दो तो ये और चार ये, 6 तो रहेंगे एक प्लेन में, ये वाला इस प्लेन से ऊपर रहेगा, ये वाला इस प्लेन से नीचे रहेगा। तो B2H6 मॉलिक्यूल में दो प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये हम लिखेंगे कि B2H6 मॉलिक्यूल में दो प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट रहेगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जो कि चार क्या है, चारों जो BH बॉन्ड है 1 2 3 4, ये चारों ये रहेंगे। सेकेंड रहेगा इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इनकी संख्या तो रहेगी 4 और इनकी संख्या रहेगी 2, दो कौन से, BHB बॉन्ड, दोनों BHB बॉन्ड है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में माने जाते हैं। ये रहेगी B2H6 की स्ट्रक्चर। अब देखो B2H6 में ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके माने जाएंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके माने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो B2H6 बनने के बाद में दोनों बोरोन एटम के
ऑक्टेट या वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इसका मतलब B2H6 में दोनों बोरोन एटम है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इस कारण से B2H6 क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड्स होता है। ये रहेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में मल्टी सेंट्रिक बॉन्डिंग। और क्यों पाई जाती है मल्टी सेंट्रिक बॉन्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, या फिर अपने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए या दूर करने के लिए मल्टी सेंट्रिक बॉन्डिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना, इसी तरह से आप यही एग्जांपल AlCl3 में पढ़ सकते हो। तो AlCl3 डाइमर बना करके Al2Cl6 का फॉर्मेशन करेगी। केवल बोरोन की जगह एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। सेम स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें 2 ब्रिज बॉन्ड बनेंगे। तो इस प्रकार से हम ये संरचना बनाकर B2H6 के बारे में कितनी भी लाइनें लिख सकते हैं। 2 प्रकार के बॉन्ड हैं, कौन कौन से बॉन्ड कौन से हैं, कौन से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये सब हम इस स्ट्रक्चर को देख करके लिख सकते हैं। ये और ये 2 स्ट्रक्चर वो इसके अंदर बन जाएगी। उसके बाद में कल का अपना टॉपिक रहेगा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के अलावा एक कल जो पढ़ेंगे वो रहेगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट है उसको हम En से भी कैलकुलेट करते हैं, हेने और स्मिथ के फॉर्मूले के द्वारा। और ये जो विद्युत ऋणात्मकता वाला डाइपोल मोमेंट है, इनसे हम परसेंटेज आयनिक रिएक्टर है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये दोनों हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे इसमें।